हेलो नमस्कार साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिहार बोर्ड के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 वालों के लिए मॉडल सेट नंबर 1। जी हाँ, मॉडल सेट नंबर 1 बायोलॉजी के मॉडल सेट नंबर 1 की बात करेंगे साथियों। एक मॉडल सेट में टोटल के टोटल 30 क्वेश्चन को, जी हाँ 30 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जो आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, जी हाँ 2024 में 100 to 10% टकराने की पूरी संभावना इस मॉडल सेट से आपको बनेगी। तो अपने दोस्तों के पास फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि कोई भी क्लास आए तो आप तक तुरंत पहुंचे। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज इस नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहां से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि वहां पे इसका पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत सारे पीडीएफ वहां पे डाले गए हैं, जो आपके 2024 में बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए फटाफट से जितने भी आपके पास ग्रुप है, जितने भी आपके पास दोस्त है, भाई बहन जितने भी है, सभी को शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो 8 बजे की क्लास ये है नाइट की, और इससे पहले 7 बजे भी क्लास हुई थी साथियों, जो पैरामेडिकल वाले को थी। इस चैनल पर आपको पैरामेडिकल की भी तैयारी कराई जाती है। अगर कोई भी दोस्त हो तो उसे जरूर बताएं कि पैरामेडिकल की तैयारी करना है तो स्टडी विथ रवि के साथ करें। तो चलिए अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए और आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट एमबीबीआई क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। अंडाशय, वसीय भाग में, गर्भाशय में या फुलोपियम नली में। तो कहाँ पे होता है साथियों, फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, जी हाँ सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, जी हाँ सभी का राइट है फ्लोपियन नलिका, फ्लोपियन ट्यूब्यूल में होता है साथियों। ये इसका खिमड़ी है और यहाँ से क्या निकलती है, फ्लोपियन ट्यूब्यूल निकलती है। ये जो फ्लोपियन ट्यूब्यूल है, इसकी तुम्बिका भाग होती है साथियों, जो बहुत मोटी भाग होती है और थोड़ा सा इसमें चौड़ा भी होता है, तुम्बिका जिसे कहते हैं। तो तुम्बिका भाग में ही निषेचन होता है। इधर से फीमेल गैमिट आता है और इधर से नर गैमिट आता है। दोनों का संयुग्मन यानी कंजुगेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है साथियों। निषेचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसी के तुम्बिका भाग में, कहाँ पे, फ्लोपियन नलिका के तुम्बिका भाग में होता है। ऑप्शन डी के जगह पर आपको दिया जा सकता है क्या, तुम्बिका के भाग, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। चलिए इसका आंसर सभी का सही है। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, इसका भी आंसर सही आना चाहिए। कहता है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 2019 में और 2021 में क्वेश्चंस को रिपीट किया गया था कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में या अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। मॉडल सेट में साथियों आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जस्ट अपोजिट आएंगे, या 50 से 60% क्वेश्चन, जी हाँ ध्यान से सुनिए, 50 से 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस मॉडल सेट से, जी हाँ इसी मॉडल सेट से डायरेक्ट उठ के आएंगे, ये मेरा वादा है। और अगर आप विश्वास नहीं करते तो प्लीज क्लास को रेगुलर देखिए और एग्जाम में आप दे के आइए, उसके बाद जरूर बताइए। तो 60% क्वेश्चन तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि इसे डायरेक्ट उठेंगे। और इसका फायदा क्या है साथियों, मॉडल सेट का करने का फायदा यही है कि आपको पता चलता है कि हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस कहां से उठते हैं और किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और कैसा क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसलिए आपको मॉडल सेट कराया जा रहा है। तो बताइए कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। जी हाँ सभी का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट है, अमीबा तथा पैरामीशियम। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। और इसमें तो क्या होता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। चलिए आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज फटाफट से शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप है सभी में। मैं सदा आभारी रहूंगा आप सभी का। चलिए तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, कहता है कि पूर्ण उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है।
पूर्ण उद्भवन कहने का मतलब है कि ये कोई पेड़ है, ये मान लीजिए कोई पेड़ है और इसकी ये डाली है, और इसे अगर ये कट के, क्या ये कट के मान लीजिए नीचे गिर जाए, भूमि में गिर जाए, ये भूमि में साथियों, यहाँ भूमि में यहाँ पर गिर जाए और यहाँ से एक पेड़ का निर्माण कर ले, तो इसी को क्या कहते हैं? पूर्णोद्भवन कहते हैं। तो किसमें होती है ये क्रिया किसमें होती है? स्पंजों में, फाइटोगाइटा में, पेनिसिलियम में या कांटा में? तो सभी का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। पूर्णोद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है? जी हाँ, किसमें होती है? स्पंज में। सभी का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्पंज में क्रिया देखी जाती है। चलिए, सभी का राइट ऑप्शन था। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? शुक्राणु को चित्र आपको पता होगा साथियों, ऐसा होता है, ऐसा होता है साथियों। तो शुक्राणु के जो मध्य भाग होता है, जी हाँ, शुक्राणु की ये मध्य भाग है, इसे तो क्या कहते हैं? नेक कहते हैं, इसे नेक कहते हैं। और इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है जो पचाने का कार्य करता है। तो शुक्राणु के मध्य भाग कौन हुआ? ये हुआ। ये तो इसका पूंछ हो जाता है, टेल हो जाता है। क्या हो जाता है? टेल हो जाता है। और ये मध्य भाग है। तो शुक्राणु के, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ये आपसे सवाल पूछा है। जी हाँ, क्या पाया जाता है? बिल्कुल राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या करता है? ये आप लोग बताइए सभी लोग, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है शुक्राणु में? जी हाँ, जी हाँ, राइट है, गति के लिए ऊर्जा प्रदान करना। जी हाँ, गति के लिए ऊर्जा प्रदान करना ही माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है शुक्राणु के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी कौन सा ऐसा जंतु नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए। जोंक नहीं है, केंचुआ नहीं है, फीता कृमि नहीं है, या घरेलू मक्खी नहीं है? कौन सी ऐसी जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है? सभी लोगों का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट अंदाज में आना चाहिए। ये क्या दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी उभयलिंगी के अंतर्गत नहीं आता है। फीता, कृमि, जोंक और केंचुआ ये तीनों उभयलिंगी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। 6ठा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कहता है साथियों कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है, युग्मन कहने का मतलब संयुग्मन, संयुग्मन कहने का मतलब आपस में जुड़ जाना। जैसे ये मादा हुआ और ये नर गैमीट हुआ, तो ये आपस में आके यहाँ पर फ्यूजन कर जाता है और ये गैमीट का निर्माण करता है। तो कहता है नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो यह कहलाता है। जब युग्मन हो जाता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? क्या इसका परिणाम होता है? क्या रिजल्ट होता है? ये आपको बताना है। क्या कहते हैं इसे? जब भी साथियों नर और मादा दोनों की बात आए तो अलैंगिक जनन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक संतान उत्पत्ति कर सकता है। वर्धिक कायिक बिल्कुल नहीं होगा, ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन भी नहीं होगा क्योंकि ये खंडी भवन है। और बात रही साथियों लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन का परिणाम ही होता है कि नर और मादा से मिलकर बने। तो जब भी नर और मादा का संयुग्मन होगा, मिलन होगा, तो वो लैंगिक जनन होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है सभी का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए आगे 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने पूरी तरह से दिख रहा होगा, HD क्वालिटी में। कहता है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, यहाँ पे आपको लाइनिंग कर लेना है। जब भी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आए आपके सामने तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल पेपर आपको यही सिखाएगा कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाता है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है। पिछले क्वेश्चंस में ही इसका हमने आंसर दे दिया है और इसका आंसर आप लोगों को देना है इस क्वेश्चंस में। या क्या कहते हैं? लैंगिक जनन बिल्कुल गलत। लैंगिक जनन में तो 2 जनक भाग लेता है, यहाँ 1 जनक बोला है। ए और बी तो हो नहीं सकता क्योंकि ए यहाँ से कट गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंतरिक निषेचन साथियों ये लैंगिक जनन में होता है, अलैंगिक जनन का परिणाम लैंगिक जनन में होता है। तो एकल जनक
कि किसमें होता है, अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जब संतति की उत्पत्ति होती है, मान लीजिए ये संतति है कोई, और अलैंगिक जनन में होता क्या है, ये बीच में से टूट जाता है और टूटने के बाद दो भागों में बंट जाता है और नए नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसी को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मैं फिर भी बोल रहा हूं साथियों की जो भी क्वेश्चंस इस मॉडल सेट में आपको कराए जा रहे हैं सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है और आपके डायरेक्ट एग्जाम में टकराने की 100 to 10% संभावना है। कहता है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, ये आपको बताना है। और आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, भ्रूणपोष पूछा है। क्या, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, ये आपको बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का आना चाहिए। यह भ्रूणपोष में 3 केंद्रक होते हैं, तो न्यूक्लियस यानी क्रोमोजोम कितना हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा, यानी 3n हो जाएगा। जी हाँ, कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने एकदम तांडव सीरीज के अंदाज में कहता है कि ये परिवर्तन जो लार्वा, क्या, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। किस विधि द्वारा लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देना, यानी किसी छोटे से जीव को बुढ़ापा में ले जाना और बड़े अंदाज में इसे कर देना। किसी लार्वा को वयस्क में, आपको पूरी तरह से क्लियरिटी आ रही होगी इस क्वेश्चन से, आप लोगों ने अगर पूरी तरह से चैप्टर को पढ़ा होगा तो बताइए इसका आंसर। आप लोग सभी 9 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने धमाल मचाते हुए आ गया है। जी हाँ, कायांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, कायांतर, यानी किसी चीज में परिवर्तित हो जाना, यानी लार्वा से वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कायांतर कहलाती है। और सेम टू सेम कायांतर किसे कहते हैं, तो ये सवाल आंसर आपको लिख के आ जाना है, जो कि आपसे 2 नंबर में पूछेगा कि कायांतर किसे कहते हैं, तो ये आपको लिखना है वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर दे उसे हम कायांतर कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको 2 लाइन में लिखना है मित्रों। 2 लाइन में जैसे ही आप लोग लिखिएगा आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। और आप लोग क्या करते हैं, बहुत से लाइनिंग में लिख देते हैं, जैसे 6-7 लाइनिंग में 2 नंबर क्वेश्चन का, तो वो क्या करते हैं, देख के काट देते हैं, क्योंकि उतना लंबा उसका आंसर नहीं लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है 2 लाइन में। चलिए चलते हैं। आज का 10वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। चलिए फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ये सवाल हमने पिछले कक्षाओं में भी कराया था। जी हाँ, किसका पुष्पासन खाया जाता है, शरीफा, सेब, नारंगी या लीची। जी हाँ, किसका, सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है सेब का। सेब का हम क्या कहते हैं, पुष्पासन खाते हैं। पुष्पासन कहने का मतलब ये सेब होता है साथियों, ऐसा सेब मान लीजिए, और यहाँ पे क्या निकला रहता है, एक डंठल से निकली रही है। तो आपको पता होगा ये डंठल अंदर तक चल जाता है और इसे भी आदमी खा जाता है, इसलिए इसका झूठा फल यानी फॉल्स फल कहते हैं सेब को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, सेब को ही पुष्पासन खाया जाता है। एकदम राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। यह दोस्तों, पुष्प के नर जनन संरचना, ये नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। क्या पुमंग कहते हैं, जायांग कहते हैं, वायदल पुंज कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ऐसा होगा जो एकदम राइट होगा, वो आपको बताना होगा और 1 नंबर आप ले जा सकते हैं। तो पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जी हाँ, क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, एकदम राइट है। पुमंग को ही पुष्प के नर जनन संरचना। जायांग क्या है, मादा जनन संरचना है, क्या है, मादा जनन है। ऑप्शन नंबर बी मादा है, अंडाशय भी मादा जनन की है, और बाह्य दलपुंज भी क्या होता है, मादा जनन होता है। चलिए आगे 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने दहाड़ता हुआ आपके नजरों के सामने है। कहता है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सत्य फल यानी ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स से आपसे एक सवाल बनता है।
ट्रू और फॉल्स से आपसे एक सवाल बनता है, इसलिए आप इसे याद कर लें। तो सत्य फल का निर्माण किससे होता है, यह आपको बताना है। 12 नंबर सवाल, यह अंडाशय से होता है या पटेल से होता है, पुमंग से या बीजांड से? पेटल से या पुमंग या बीजांड, किससे होता है साथियों? जी हाँ, किससे? अंडाशय से ही सत्य फल की निर्माण होती है। बिल्कुल राइट, बीजांड से बीज की निर्माण, अंडाशय से फल की निर्माण। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? परागन से भी आपसे एक क्वेश्चन तो निश्चित है, एक क्वेश्चन आपसे इसे 100 to 10% पूछा जाएगा परागन से, पॉलिनेशन से। तो आपको बताना है, ये चैप्टर नंबर 2, यह बायो के चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है परागन के बारे में। तो चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं, आपको बताना है। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी लोग फटाफट से बताएंगे कि चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं। यह क्या कहते हैं? मार्मिकोलॉजी। क्या? मार्मिकोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। ऑरिन्थोफिलो कहने का मतलब है घोंघों द्वारा परागन को ऑरिन्थोफिली कहते हैं, पक्षी द्वारा को ऑरिन्थोफिली कहते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि परागन से एक क्वेश्चन आप निश्चित मान सकते हैं। साथियों मैं फिर से इसीलिए बोला हूं कि मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपको निश्चित रूप से करके जाना है, और इसीलिए कह रहा हूं कि फटाफट से जितने भी ग्रुप है सभी में क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास न जाने आपको कब 90% पार कर सकता है बिहार बोर्ड में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से लड़ेंगे, और मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो निश्चित रूप से 100% क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है 2024 एग्जाम में। तो चलिए बताइए कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी है? और ये सवाल आप वीवीआई कर लीजिए और लिख लीजिए। स्टडी विद रवि ने बताया था कि 2024 में ये क्वेश्चन आएगा, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भाग रहा है। तो बताइए कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में, यानी जीवन काल कहने का मतलब कि जब से वो पैदा हुई, जब से वो पैदा नहीं हुई, यानी भ्रूण अवस्था में ही अंडा का निर्माण होने लगता है महिलाओं में। तो यह जब भ्रूण अवस्था से मरते दम तक, जी दोस्तों, मरते दम तक जब वृद्ध हो गई, मरते दम तक कितने अंडों की संख्या उत्पन्न करती है? 4000, 440 या 365? बताइए सभी लोग। 14 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। जी हाँ, 400। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। 400 अंडों का निर्माण एक स्वस्थ महिला पूरा जीवन काल में करती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 15 नंबर सवाल है। फटाफट से इसका जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। मैं नहीं बता रहा इस सवाल का जवाब, और सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जी दोस्तों, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? फल, फूल, बीज, बीजपत्र। यह सवाल का जवाब हमने पिछले क्वेश्चंस में ही दे दिया है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से देना है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। इसका जवाब मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं, क्लास एंड होने के अंत में इसका जवाब आपको बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हूं, इसलिए 1 नंबर का लिख के आपको बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद कहने का मतलब जल के अंदर रहता है। यह जलोद्भिद कहने का मतलब क्या? जल के अंदर रहता है। कौन सा है? सिंघारा, नागफनी, शीशम या एस्केसिया? तो कौन सा पौधा जलोद्भिद है, यह आपको बताना है। यह सिंघारा। सिंघारा आप लोगों ने खाया होगा। तेल में का सिंघारा नहीं साथियों, ये पानी में रहता है, जो कि अंदर में रहता है और बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो सिंघारा जलोद्भिद पौधा है। आगे चले तो 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या पूछा है? कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल बिहार बोर्ड कई बार रिपीट कर चुका है साथियों। समकाल पक्वता। सबसे पहले तो आप समझिए कि समकाल पक्वता का मतलब क्या होता है। कोई मान लीजिए 2 फल है और दोनों फल का पकना, जी दोस्तों, दोनों फल मैच्योर कब हो जाते हैं? दोनों समय, यानी एक ही समय में दोनों फल पक जाते हैं एक ही समय में। क्या टाइम क्या लगा साथियों? सेम लगा।
तो इसे ही क्या कहते हैं, समकाल पक्वता कहते हैं। तो निम्न में से किसमें होता है, बताइए आप लोग। यानी कोई एक निश्चित काल में वो पक जाता है, जीवन काल उसका एकदम सेम टू सेम रहता है कि इतने दिन में, जैसे मनुष्य है जीवन काल इसका 100 वर्ष है और 100 वर्ष में ये मर जाएगा निश्चित रूप से। तो समकाल पक्वता निम्न में किस में होता है, गुलबांस, अकवन, खट्टी बुट्टी या फर्न। खट्टी बुट्टी आप लोगों ने खाया होगा, घास की तरह होता है। ये सभी का गुलबांस, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि एकदम राइट है। गुलबांस में समकाल पक्वता पाया जाता है। चलिए आगे 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कहता है कि अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणुओं का परिपक्वन कहलाता है। यानी कोई शुक्राणु अगर मान लीजिए आ रहा है, ये कोई शुक्राणु है और ये अंडाणु है, तो भेदन से पूर्व शुक्राणु परिपक्व होता है, क्या मेच्योर होता है। क्या होता है, शुक्राणु मेच्योर होता है। तो इसे क्या कहते हैं, कैपिसिटेशन कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं या शुक्राणु कोशिका कहते हैं। 18 नंबर जवाब आना चाहिए। जी हाँ, क्या कहते हैं, कैपिसिटेशन, यानी धारण करना, कैपेसिटी। कोई भी मनुष्य का निर्माण करने की पूरी सारांश उसी शुक्राणु के अंदर होती है। तो वो कैपेसिटी धारण करता है, उसके बाद वो भेदन करता है। चलिए आगे 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि जिबटेलिन है। जिबटेलिन क्या है, 19 नंबर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जिबटेलिन क्या है, हार्मोन है, तना में वृद्धि मेरक है, वृद्धि एंजाइम है या कोई नहीं। जिबटेलिन क्या है, यह क्या है, यह वृद्धि एंजाइम है एक प्रकार का। जिबटेलिन क्या है, वृद्धि एंजाइम है। चलिए 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि सटोली कोशिका पाई जाती है। चलिए बताइए फटाफट से, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि सटोली कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन यकृत में, वृषणों में, अंडाशय में, अग्नाशय ग्रंथियों में। तो सटोली कोशिका किसमें पाई जाती है, यह दोस्तों ये वृषण में पाई जाती है। और शुक्राणु निर्माण का कार्य में ये क्या करती है साथियों, सटोली कोशिका पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है साथियों, सटोली कोशिका ही करती है। किसको, शुक्राणु को। चलिए आगे 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसे आप VVI कर सकते हैं, इसे आप नहीं छोड़ सकते हैं, MVVI के लिस्ट में आप इसे डाल सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड का नजर इस क्वेश्चन पर हमेशा रहता है। इसलिए 2024 में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए 21 नंबर सवाल कहता है कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, और ये भी सवाल मोस्ट पॉपुलर है। क्या है, पॉपुलर सवाल है साथियों, मोस्ट पॉपुलर सवाल है कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। 4 होते हैं, 16 होते हैं, 32 होते हैं, 64 होते हैं। कितने होते हैं साथियों, जी कितने होते हैं, 64 होते हैं। आनुवांशिक कूट में कुल कितने होते हैं साथियों, 64 कूट होते हैं, जिसमें 4 ही से मिलकर बना होता है, AGCU, और थाइमिन होता है 5 होता है, लेकिन कोई में यूरासिल नहीं होता तो किसी में थाइमिन नहीं होता, और ये मिलकर आपस में बनाते हैं आनुवांशिक कूट। चलिए 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यौन आरंभ के समय, क्या यौन आरंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है। क्या कहता है, अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन या आर्तव कहलाता है। जब भी यौन आरंभ के समय प्रथम जो आर्तव चक्र होता है वो क्या कहलाता है, उसे हम आर्तव ही कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्तव ही कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पूरी तरह से अच्छी लग रही होगी, और प्लीज एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लोग ज्यादा शेयर करेंगे उतना मैं मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस लाता रहूंगा आपके लिए, और भी ज्यादा क्लास लाता रहूंगा, इसलिए आप लोग क्लास को शेयर किया कीजिए। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता है कि नर जनन कोशिका
शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन जो कोशिका होती है साथियों, वृषण के अंतर्गत जो होती है वो शुक्राणु उत्पन्न करती है। किसके द्वारा? शुक्राणु जनन द्वारा, स्पर्मेटिड्स के द्वारा, स्पर्मेटिएशन के द्वारा, या कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं और इसका आंसर आपको बताना है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। जी हाँ, शुक्राणु जनन द्वारा ही शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका जवाब दीजिए। कहता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित है किसमें? प्रोस्टेट ग्रंथि साथियों कहां पे पाई जाती है? वृक्क के ऊपर यानी किडनी के ऊपर, वृषण के पास, यूरेटस के निकट, या मूत्र मार्ग के चारों ओर प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। कहां पे? 24 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। जी हाँ, कहां पे होती है साथियों? ऑप्शन नंबर डी सभी का आ रहा है। मूत्र मार्ग के चारों ओर ये ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। मात्र 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस मॉडल सेट के साथियों, और फटाफट करेंगे क्योंकि आपका समय थोड़ा भी खराब नहीं करेंगे। तो चलिए बताइए 25 नंबर सवाल का जवाब कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोसिस किसके सहायता करती है? श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा, पोषण, किसमें सहायता करती है आपको बताना है। जी हाँ, किसमें करती है? पोषण का देने का कार्य करती है स्तनपायियों में भ्रूण को। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, जनन एपिथेलियम, या जर्मिनल एपिथेलियम। गर्भाशय की भीतरी स्तर आपसे पूछा है, क्या कहलाती है? फटाफट से बताइए। आप लोग सभी लोग का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि गर्भाशय की भीतरी स्तर 3 लेयर होता है साथियों, आपको पता होगा ये 3 लेयर होता है। किसका? गर्भाशय का 3 लेयर होता है। तो मायोमेट्रियम किसे कहते हैं? ये मायोमेट्रियम किसे कहते हैं? बिचली परत को कहते हैं। किसको? बिचली परत को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। एपीमेट्रियम किसे कहते हैं? एपीमेट्रियम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ये बाहरी परत को कहते हैं। किसके? बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आंतरिक परत ये होता है, ये एंडोमेट्रियम का कार्य करता है। बाहरी परत का कार्य सुरक्षा देना, इसका कार्य है साथियों संकुचन पैदा करना गर्भाशय में। जब भी बार्थोलिन का समय आता है, जब भी बच्चा पैदा होने का समय आता है, तो ऑक्सिन टॉक्सिन रिलीज होता है और मायोमेट्रियम को कहता है कि आप संकुचित कीजिए, जोरदार संकुचन करने का इसे कहता है। तो ये जब संकुचित करती है तो ये प्रोसेस होती है पूरी तरह से। जब आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये आपको बताया गया। तो फाइनली अभी के लिए मात्र इसका आंसर है क्या? गर्भाशय की भीतरी स्तर क्या कहलाती है? जी हाँ, एंडोमेट्रियम कहलाती है, जैसा कि हमने बताया। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। बताइए फटाफट से 27 नंबर क्वेश्चन का कि गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? जी हाँ, गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, या स्पोरोजेनेसिस, या मायोसाइट। तो गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब है क्या? कोशिका का विभाजन। साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब है कोशिका का विभाजन, और गैमिटोजेनेसिस कहने का मतलब क्या है साथियों? गैमिट का विभाजन, गैमिट का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। गैमिट के निर्माण की प्रक्रिया गैमिटोजेनेसिस कहती है। स्पोरोजेनेसिस यानी स्पोर का बनना। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। मोस्ट पॉपुलर सवाल है, और जैसा कि हमने बताया कि इस क्वेश्चन से आपको 50 से 60% क्वेश्चन डायरेक्ट इस सवाल सेम टू सेम ये सवाल आपको टकराएगा। तो चलिए बताइए कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है ये आपको बताना है। कहता है ऑप्शन नंबर ए अंडाशय से, शुक्राणु से, वृषण से, या वृक्क से। कहां से होती है साथियों नर हार्मोन की उत्पत्ति? मात्र 2 सवाल और बच गए हैं आपके स्क्रीन के सामने, जस्ट ही वो आ रहा है। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति
कहाँ से होती है? जी हाँ, कहाँ से होती है? वृषण से होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। वृषण से ही नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। कहाँ से? नर हार्मोन की उत्पत्ति। चलिए आगे चलते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती? यह इनमें से कौन सी तकनीक है जो पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है? अंतःकोशिका शुक्राणु निक्षेपण, या अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन, भ्रूण का स्थानांतर, या अंतःगर्भाशय युक्तियां? सभी लोग इसका जवाब बताइए फटाफट से। यह सभी का राइट ऑप्शन है। अंतःगर्भाशय युक्तियां तकनीकी पात्र निषेचन के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। साथियों लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? यह एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है, ये आपको बताना है। मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिंबाणुओं नलिकाओं का, या ब्लास्टोसिस्ट का? इसका जवाब हमने बता दिया है, फटाफट से आपको बताना है। इसका जवाब मैंने पहले ही बता दिया है। तो एक्रोसोम किसका भाग है साथियों? मानव शुक्राणु को सिर का भाग है, जो एंजाइम रिलीज करता है जिसे अंडाणु की भेदन करने में सहायता करता है। एक्रोसोम ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। तो ये रहा साथियों टॉप 30 क्वेश्चंस इस मॉडल सेट के, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट, जी हाँ दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट 50 से 60% क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर से आपको आने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में। तो फटाफट से इस क्लास को अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। स्टडी विथ रवि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और ये रहा साथियों आपका मॉडल सेट का आंसर। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, साथ ही साथ स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ये रहा साथियों टोटल के टोटल पूरा इन्फॉर्मेशन मॉडल सेट नंबर 1 की। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, फीडबैक अपना जरूर दे। गलत लगा या सही लगा, जो भी आपको अच्छा लगा खराब लगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर जरूर बताएं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।